जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम असुविधा से आराम की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह हम टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं। हम सोचते हैं अब डायपर में पेशाब और पखाना लेकर घूमना मजेदार नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे माता पिता क्या करते हैं, बड़े भाई बहन क्या करते हैं, और हमें पता चलता है कि वे लोग ऐसा नहीं करते। और इसी तरह हम चलना सीखते हैं, सब कुछ इसी तरह सीखते हैं। तो हम अपनी पूरी जिंदगी में असुविधा से आराम की ओर बढ़ते रहते हैं। वैसे भी हम दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। हम किताबें पढ़कर, स्कूल जाकर और काम करते हुए जो कुछ सीखते हैं उसे अपनाते हैं। हम वो करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है और जो हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। और वो काम कम करते हैं जिससे हमें तकलीफ या दर्द होता है। बचपन में माता पिता की गलतियों के कारण बच्चे नकारात्मक आदतें शुरू कर लेते हैं। ये नकारात्मक आदतें ज्यादातर तब बनती हैं जब बचपन में विनाशकारी आलोचना मिलती है, जो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। कभी कभी शुरुआती कुछ महीनों में माता पिता अपने बच्चों को दिशा देने और नियंत्रित करने के लिए कठोर और नकारात्मक आलोचना करते हैं। दुर्भाग्य से इसका बच्चों पर बहुत ही खतरनाक और नुकसानदेह असर होता है। ऐसा नकारात्मक आलोचना बच्चों की शख्सियत की ईमानदारी को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। हम में से कई, जिसमें मैं स्वयं और आप में से ज्यादातर लोग शामिल हैं, ऐसे नकारात्मक आलोचना से ज्यादा चोट खाते हैं जितनी अब तक की सारी जंगों ने दी हैं। इस नकारात्मक आलोचना के चलते हम नकारात्मक आदतें विकसित करने लगते हैं। नकारात्मक आदतें असल में हमारे दिमाग की वो प्रतिक्रियाएं होती हैं जो किसी चीज की वजह से बन जाती हैं। ये आदतें बचपन में बहुत जल्दी विकसित हो जाती हैं। ये तब बनती हैं जब हम बार बार डर और दर्द महसूस करते हैं। ये तब भी बनती हैं जब हमें लगातार आलोचना या सजा मिलती है। बचपन में ही हम दो बड़ी आदतें बना लेते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं और हमारी क्षमता को काफी रोकती हैं। पहली को कहते हैं इनहिबिटिव यानी रोके रखने वाली नकारात्मक आदत। नकारात्मक आदत तब बनती है जब बच्चे को बार बार कहा जाता है, वहां से मत हटो, इसे छोड़ दो, और जब भी बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ छूता है, कुछ सूंघता है, कुछ गिरा देता है या गलती से कुछ तोड़ देता है, तो पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और डांट लगाते हैं। असल में बच्चे में अपनी दुनिया को जानने की बेहिसाब जिज्ञासा होती है, और जब वो एक्सप्लोर करता है तो कभी कभी चीजें गिर जाती हैं या बिगड़ जाती हैं, पर इसके लिए गुस्सा करना सही नहीं। माता पिता जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं और बच्चे को थप्पड़ मारते हैं। बच्चे जल्दी ही सोचने लगते हैं कि हर बार जब मैं कुछ नया करता हूं, हर बार जब मैं कुछ अलग करता हूं, हर बार जब मैं अपनी सीमा से बाहर जाता हूं, हर बार जब मैं अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलता हूं, हर बार जब मैं सुरक्षित नहीं खेलता, तो मुझे मार पड़ती है, मुझे सजा मिलती है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे अपने कमरे में भेज दिया जाता है और मैं बहुत बुरा महसूस करता हूं। जल्द ही बच्चा ये सोचने लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हर बार जब मैं कुछ अलग करता हूं, मुझे सजा मिलती है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। यह पावलोवियन प्रतिक्रिया की तरह है, जहां पावो घंटी बजाता था और कुत्ते को मांस खिलाता था तो कुत्ता लार टपकाने लगता था। पावो घंटी बजाता और मांस खिलाता रहता, कुत्ता फिर से लार टपकाने लगता। कुछ देर में ऐसा हो गया कि पावो बस घंटी बजाता और कुत्ता लार टपकाने लगता। बड़ा होकर जो होता है वो ये है कि इस तरह हमें असफलता का डर लग जाता है। असफलता का डर एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो बचपन के पहले 5 या 6 सालों में चली आ रही नकारात्मक आलोचना की वजह से बनती है। ये डर अपने आप एक्टिव हो जाता है। जब हमें घबराहट, तनाव और बेचैनी होती है तो हम अपने सोलर प्लेक्सस, पेट के ऊपर वाला हिस्सा में दबाव और तनाव महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उस घटना से हट जाना चाहते हैं। विफलता का डर वयस्क जीवन में असफल होने का सबसे बड़ा कारण होता है। यही वजह है कि हम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने से डरते हैं। सच तो यह है कि सभी नकारात्मक आदतें हमारे शरीर में महसूस की जा सकती हैं। आप किसी नकारात्मक आदत को इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि आप उसे अपने शरीर में महसूस करते हैं। ये रोकने वाली नकारात्मक आदतें, जैसे विफलता का डर और
मैं नहीं कर सकता वाली सोच होती है। सबसे पहले अपने सौरमंडल सोलर प्लेक्सस में महसूस होता है। कभी ऐसा मौका आता है जब आपको किसी ग्रुप के सामने बोलना पड़ता है, या कोई परफॉर्मेंस रिव्यू देना होता है, या कोई कॉल करनी होती है। सबसे पहले सौरमंडल टाइट हो जाता है। अगर डर वाली स्थिति बनी रहती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। आपकी सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। कभी कभी सिर में माइग्रेन जैसा दर्द होने लगता है, खासकर सिर के आगे वाले हिस्से में। गला कड़कने लगता है और बोल नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सूख जाए, आप इतने तनाव में आ जाते हैं और डर जाते हैं कि आपको भागकर बाथरूम जाना पड़ता है। ये सब तो सिर्फ नजर आए हुए लक्षण हैं, कोई असली खतर नहीं होता, बस मानसिक खतरा होता है, एक आदत बन चुकी प्रतिक्रिया होती है। जब भी हम ये चीजें महसूस करते हैं तो मन अपने आप उस स्थिति से दूर हटना चाहता है जो ये सब महसूस करा रही होती है। इसी वजह से हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते अगर हम खुद को पीछे खींचते रहें। दूसरा नकारात्मक आदत वाला पैटर्न है जबरदस्ती वाली आदत। यह जबरदस्ती वाली नकारात्मक आदत बचपन में सीख ली जाती है। बार बार कहा जाता है कि वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, अब तेरी खैर नहीं। यह तब होता है जब बच्चों को इस तरह की मोहब्बत दी जाती है जिसे कहते हैं शर्तों वाली मोहब्बत। माँ बाप ऐसा करना नहीं चाहते, पर वो बच्चे को ये एहसास दिला देते हैं कि तुम्हें सच में प्यार नहीं किया जाता, इसलिए तुम सुरक्षित भी नहीं हो जब तक तुम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। बच्चा बड़ा होकर यही सोचता है कि मुझे माँ की खुश रखना है, पापा की खुश रखना है और दूसरों की भी। मुझे सबको खुश रखना है। कृपया भाई बहनों, आखिर में मुझे अपने दोस्तों को खुश करना होता है, अपने टीचर्स को खुश करना होता है, सबको खुश करना होता है। ऐसे बड़ा हुआ हूं मैं, मुझे करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं, मुझे वो करना होता है जो दूसरों को अच्छा लगे। ये जबरदस्त नकारात्मक आदत बचपन से ही लग जाती है, जो धीरे धीरे अस्वीकृति के डर में बदल जाती है। अस्वीकृति का डर जब मर्द बनकर सामने आता है तो वो टाइप अ व्यवहार के रूप में दिखता है। आगे कोर्स में टाइप अ व्यवहार के बारे में बात करेंगे। टाइप अ व्यवहार एक जबरदस्त ऑब्सेसिव व्यवहार होता है। किसी को खुश करने की मजबूर सनक, बिना किसी मापदंड के जिससे आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अस्वीकृति का डर हमें चलता है, यह हमें दूसरों की राय के प्रति बहुत बहुत संवेदनशील बना देता है। हम वो करते हैं जो दूसरे चाहते हैं, वो नहीं करते जो हम चाहते हैं। हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हम दूसरों की राय, भावनाओं और दृष्टिकोण को इस हद तक सोचते रहते हैं कि अपने खुद के जरूरतों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। अस्वीकृति का डर हमारी पीठ के पीछे तक महसूस होता है। अगर आप शरीर को आधा बांटें तो यह पीठ के पीछे के आधे हिस्से में महसूस होता है। अस्वीकार होने का डर सबसे पहले आमतौर पर कंधों और गर्दन में महसूस होता है। आप कड़क और दर्द महसूस करने लगते हैं और तनाव भी बढ़ जाता है। जब आपके ऊपर बहुत काम होता है तो के निचले हिस्से में जबरदस्त दबाव महसूस होता है, मांसपेशियां तनी हुई लगती हैं। कभी कभी यह समस्या दिमागी तनाव और वेरिकोज वेन्स के रूप में भी सामने आती है। यह अक्सर सिर के पीछे बहुत तेज सिर दर्द भी दे सकती है, क्योंकि शरीर में वो धमनियां होती हैं जो खून सिर तक ले जाती हैं, उनके आसपास की मसल्स सिकुड़ जाती हैं और सिर में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे सिर के पीछे तेज दर्द होता है। ये दो डर, आदत बन चुकी मजबूरी और रोक-टोक जो नकारात्मक आते हैं, ये सब विनाशकारी आलोचना का नतीजा है। यही बड़ी चीज है जो हमारी व्यक्तित्व को खत्म कर देती है और हमारे पूरे जीवन में हमारे साथ रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये आदतें हमने सीखी हैं, इसलिए इन्हें हम भूल भी सकते हैं। हम अपनी असफलता का डर जो हमें रोकता है, उसे दूर कर सकते हैं। हम उस डर को भी दूर कर सकते हैं जो नाकाम होने पर लोगों की पसंद के लिए काम करने पर मजबूर करता है, बजाय खुद को खुश करने के। ये सब अपने आत्मसम्मान पर काम करके संभव है, क्योंकि असली संबंध आत्मसम्मान और बुरी आदतों के बीच होता है। जितना आप खुद को पसंद करेंगे, उतना ही आपको असफलता का डर कम होगा। जितना आप खुद को पसंद करेंगे,
उतना ही आप नकारात्मक प्रतिक्रिया से डरेंगे नहीं। जितना आप खुद को पसंद करेंगे, उतना ही किसी भी चीज से डरना कम होगा। और अगर आप बार बार ये कहेंगे, मुझे मैं पसंद हूं, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, मैं अपने आप को बार बार पसंद करता हूं, अगर आप ये लगातार कहते रहो तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बढ़ता जाएगा और आपकी डर कम होती जाएगी। जब आपका आत्मसम्मान बढ़ता है तो आपकी डर उल्टी दिशा में जाती है। अब नकारात्मक आलोचना से कैसे निपटें? अगर आपको दूसरों को आलोचना देनी हो तो वो बहुत आसान है। कई माता पिता हमसे पूछते हैं कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करें। बच्चों को कंट्रोल करने की एक बड़ी चाल ये है कि उन्हें कोई अच्छा काम करने के लिए मोड़ दिया जाए। कुछ चीजें जो नुकसान पहुंचाती हैं, उसके मुकाबले एक बात और याद रखने लायक है कि आप जो करना चाहते हैं वो है जानकारी देना, आलोचना करना या रचनात्मक आलोचना देना। इसका मतलब है कि आप बच्चों को या बड़ों को ये बताते हैं कि वे बेहतर कैसे हो सकते हैं। याद रखें, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने का मकसद होता है प्रदर्शन में सुधार करना। चाहे आप माता पिता हों, बॉस हों या किसी रिश्ते में हों, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत या अनुचित कर रहा है तो पूरा मकसद यही होता है कि उसे बेहतर बनाया जाए। किसी को भी फीडबैक देने का मतलब होता है कि वो अगली बार बेहतर करें, लेकिन आत्मसम्मान और नकारात्मक आलोचना के बीच सीधा संबंध होता है। जब भी आप किसी की आलोचना करते हैं, उनकी आत्मसम्मान कम हो जाती है। और जब उनकी आत्मसम्मान कम होती है, तो उनकी प्रदर्शन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर आप किसी की बार बार, लंबे समय तक और जोर जोर से बुरी तरह आलोचना करते रहो, तो वे उस हालत में पहुंच जाते हैं जहां वे कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग हम अत्यंत संवेदनशील यानी हाइपर सेंसिटिव वयस्क कहते हैं। जो इंसान किसी से भी आलोचना नहीं झेल पाता, वो एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील वयस्क होता है। ऐसा इंसान बहुत टेंशन में रहता है और घबराता है। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें कि वो सही नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग सकता है। ऐसे संवेदनशील वयस्क के साथ बात करने के लिए सबसे जरूरी है कि उनसे बैठकर ये 4 बातें ध्यान में रखें। पहला, हमेशा तारीफ से शुरुआत करें। दूसरा, किसी भी हाल में उस व्यक्ति की आत्मसम्मान की रक्षा करें। तीसरा, व्यक्ति की बात नहीं, उनके काम की बात करें, मतलब व्यवहार पर फोकस करें न कि व्यक्ति पर। चौथा, ये सोचें कि क्या ये सही है। नंबर 4 है भविष्य पर ध्यान देना, ना कि पिछले समय पर। ये सोचो कि आगे क्या अलग किया जाएगा, ना कि पिछले में क्या हुआ। ऐसा क्यों? बिल्कुल आसान बात है, क्योंकि कोई भी अपने बीते हुए समय को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो चीज वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर ज्यादा तनाव लेना और खुद की आलोचना करना उनके लिए बहुत ज्यादा तनाव और निराशा लेकर आता है। तो चलो इसे संक्षेप में कहूं, जिंदगी में सफलता की चाबी है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट उम्मीदों पर आधारित होता है। सफलता की चाबी है एक पॉजिटिव उम्मीदों का सेट। ये उम्मीदें तुम्हारे विश्वासों और खुद के नजरिए पर टिकी होती हैं। तुम्हारे नजरिए का सबसे अहम हिस्सा है तुम्हारा आत्मसम्मान, जो तय करता है कि तुम जिंदगी में कितना प्रभावी हो। तुम्हारा आत्मसम्मान इस बात से पता चलता है कि तुम खुद को कितना पसंद करते हो। हमारे आगे सबसे बड़ी रोक 2 चीजें हैं, का डर और अस्वीकार किए जाने का डर। तो सफलता का एक अहम राज ये है कि बनो एक ऐसा इंसान जो लगातार अपने आत्मसम्मान को बढ़ाता रहे। ऐसी आदत डालो कि खुद को हमेशा बेहतर समझो और बढ़ाते रहो। अपनी जिंदगी में अपने लिए वो चीजें करो जो तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाएं, खुद को अपनाना सिखाएं, खुद की कद्र करना सिखाएं और तुम्हें अपने बारे में बढ़िया महसूस कराएं। अगर तुम बॉस हो या माता पिता, तो याद रखो कि घर और काम के माहौल में सबसे अच्छा प्रदर्शन तभी होता है जब लोगों को अपने बारे में बढ़िया महसूस कराया जाए। और जितना ज्यादा तुम खुद के बारे में बढ़िया महसूस करोगे, जितना ज्यादा तुम खुद को पसंद करोगे, उतना ही ज्यादा ये संभावना होगी कि तुम अपने आसपास के लोगों को भी खुद से प्यार करना, खुद को अपनाना और खुद का सम्मान करना सिखाओगे और इस तरह एक शानदार माहौल बनाओगे। परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल ही जीवन में बड़ी कामयाबी और उपलब्धि की शुरुआत होता है। इसलिए बार बार अपने आप से कहो, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं। सेशन 4, आपका अचेतन पावर हाउस।
अपनी पूरी क्षमता को खोलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सचेत और अचेतन मन के बीच के रिश्ते को समझो। इस विषय पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं और सचेत तथा अचेतन का उल्लेख मिलता है। अवचेतन खासकर पूरे इंसानी इतिहास में अक्सर आपकी अस्तित्व की शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान हम ये बात करेंगे कि आप अपने अवचेतन को कैसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन शुरू में चलो बात करते हैं दोनों मनों के बीच के रिश्ते के बारे में और आप क्या कर सकते हैं ताकि अवचेतन के अंदर की प्रोग्रामिंग को नियंत्रित और बदलना शुरू कर सको। सचेत और अवचेतन मन बहुत ही खूबसूरती से एक मास्टर डिजाइनर ने बनाए हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शन हैं, लेकिन ये आपस में बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसे समझाने का अच्छा तरीका यह है कि कहो ये है हमारा चेतन मन और ये है हमारा अवचेतन मन। असल में चेतन मन आपके सोचने का लगभग 10% करता है और आपकी जागरूकता का भी लगभग 10% ही जिम्मेदार होता है, जबकि अवचेतन मन कम से कम 90% या उससे भी ज्यादा होता है। जब हम इंसानी क्षमता और उसकी संभावनाओं की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम अवचेतन मन की विशाल शक्ति को खोलें। तो चेतन मन क्या करता है? सचेत मन के कुछ खास काम होते हैं। सबसे पहले, सचेत मन वस्तुनिष्ठ होता है। सचेत मन दुनिया को साफ साफ देख सकता है, यानी बिना किसी भावनाओं के, बिल्कुल स्पष्ट और तर्क के साथ सोच सकता है। दूसरे, सचेत मन तर्कसंगत होता है और यह भेदभाव करने में भी सक्षम होता है। मतलब, यह सच्चाई और झूठ के बीच फर्क बता सकता है। यह विश्लेषण कर सकता है, जैसे कि कोई गणितीय या बिना भावना वाला दिमाग हो। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो चेतन मन कहलाता है, उसमें 4 मुख्य काम होते हैं। पहला काम यह है कि चेतन मन आने वाली जानकारी को पहचानता है। अब ये जानकारी कई तरीकों से आ सकती है, जैसे आपके विचार या फिर बाहर की दुनिया में जो हो रहा होता है। मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं, ये आपका मन है। आप सड़क पार कर रहे हो और अचानक आपको कार के इंजन की गरज सुनाई देती है, तो आपकी आंखें तुरंत दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ये देखने के लिए कि ये आवाज कहां से आ रही है। जब तुम कोई आवाज सुनते हो और फिर कोई गाड़ी देखते हो, तो तुम उस आवाज को उसी गाड़ी से जोड़ देते हो। जो दूसरी चीज दिमाग करता है, वो ये कि वो उस चलती गाड़ी को अपने अनुभव में आई बाकी सारी गाड़ियों से टक्कराता है। अगर तुम न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में रहते हो, जहां तुमने लाखों गाड़ियां देखी और सुनी है, तो तुम्हारे रिफ्लेक्स बहुत तेज होते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे गांव या छोटे शहर में रहते हो जहां ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती, गाड़ियों की बात करें तो जब आप कोई चलती हुई गाड़ी देखेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया बहुत धीरे होगी। ये तुलना ऐसे की जा सकती है जैसे आप अपनी अवचेतन मन की तेजी से एक झलक डाल रहे हों और हर उस अनुभव को याद कर रहे हों जो पहले आपने चलती गाड़ियों के साथ किया है। जैसे ही ये तुलना होती है, आपको तुरंत एक प्रतिक्रिया मिलती है। तथ्य तो ये है कि कहा जाता है कि अवचेतन मन सचेत मन की तुलना में लगभग 30,000 गुना तेज काम करता है, और आप बस एक नज़र, एक आवाज या एक सोच में ही ये सब महसूस कर सकते हैं। सचेत मन ऐसा है कि आप तुरंत कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जबकि अगर आप उसे जागरूक रूप से करना चाहो तो उसमें घंटों लग सकते हैं। तीसरी बात यह है कि सचेत मन विश्लेषण भी करता है। जब उसे कोई प्रतिक्रिया मिलती है, तो वह तुलना करके स्थिति का विश्लेषण करता है। जैसे आप सड़क पार कर रहे होते हो, आप कार का इंजन सुनते हो, दाहिनी तरफ देखो तो कार आ रही होती है। आपकी तुलना बताती है कि वो कार 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। मैं 1 सेकंड में वहीं पहुंच जाऊंगा जहां तुम हो, जब तक तुम हिलो मत। तो अब तुम सोचते हो कि क्या करना चाहिए, हिलना चाहिए या नहीं? और अगर जवाब हाँ है, तो तुम हिलते हो। यही ले जाता है हमें चेतन मन के चौथे काम की तरफ, जो है निर्णय लेना। चेतन मन विश्लेषण के बाद तय करता है कि क्या करना है, हाँ या ना। चेतन मन एक बाइनरी कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो हमेशा आने वाली जानकारी पर हाँ या ना कहता है। और चेतन मन एक बार में सिर्फ एक ही सोच रख सकता है। अब यह सच में कमाल की बात है कि आप अभी एक बहुत ही शानदार ढांचे को देखेंगे। आप सड़क पार कर रहे होते हो, आवाज सुनते हो, दाएं तरफ देखते हो और एक कार चलती देख रहे हो।
आपका दिमाग कहता है कि वो कार चल रही है आपके तरफ। कार के मूवमेंट का विश्लेषण करता है कि आपको रास्ता छोड़ना होगा। तो आप सोचते हो, क्या मैं हटूं? हाँ या नहीं? जवाब है हाँ। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ या नहीं? जवाब है नहीं। क्या मैं पीछे हटूं? हाँ या नहीं? जैसे ही आप कहते हो हाँ, मैं पीछे हटता हूं, आप ये हाँ शब्द अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हो। अवचेतन मन दिमाग तुरंत ही सारे मसल्स, नर्वस, सेंस और टिश्यूज को सिग्नल देता है कि खुद को रास्ते से हटा लो। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि पहले दाहिना पैर हिलाऊं या बायां। बस तुम एक सिग्नल भेजते हो अपने कॉन्शियस माइंड को, जो भावनाओं के साथ होता है, जैसे कि एक जोश या धमाके की तरह। और जितनी ज्यादा मजबूत भावना होती है, उतनी ही तेजी से सबकॉन्शियस तुम्हारे कमांड पर रिएक्ट करता है। सबकॉन्शियस को भावना से एक्टिवेट किया जाता है, डर की भावना से या चाहत की भावना से। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, लव इंस्टिंक्ट, लेकिन यह हमेशा एक ऐसा एहसास होता है जो हमारे अवचेतन मन को ट्रिगर करता है। तो अवचेतन मन की कुछ खास बातें क्या होती हैं? अवचेतन मन एक बहुत बड़ा डेटा बैंक जैसा होता है। इस डेटा बैंक का काम होता है डाटा को स्टोर करना और वापस निकालना। मतलब ये कि अवचेतन मन वो मन है जो आदेश मानता है। जैसे ही सचेत मन आदेश देता है, अवचेतन मन उस पर अमल करता है। अवचेतन मन के खुद के कोई विचार नहीं होते। वैसे सचेत मन के भी खुद के विचार नहीं होते। याददाश्त, अवचेतन मन सारी यादों का घर होता है। जागरूक मन सिर्फ एक ही सोच को एक समय में याद रख सका है, जबकि तुम लाखों बातें याद रख सकते हो। चेतन और अवचेतन मन का रिश्ता ऐसा है जैसे चेतन मन माली हो और अवचेतन मन बगीचा। जो भी बीज तुम अपने अवचेतन मन में बोते हो, वह बीज वहीं उगने लगता है। अवचेतन मन में तुम्हारे पास कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि स्वधारणा, जिसमें सारी जानकारी रखी होती है। आपके लिए जो भी जरूरी विषय हैं और आपकी पिछली सारी एक्सपीरियंसेस और उन परिस्थितियों पर आपके जवाब, ये सब सबकॉन्शियस का काम है कि आपकी हरकतें आपके पहले वाले व्यवहार के साथ मेल खाएं। मतलब अगर आप हमेशा किसी स्थिति में डरते रहे हो, तो जब भी वो स्थिति आएगी, आप बिना सोचे तुरंत डर जाओगे। और अगर आप ऐसी स्थिति में हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आपकी फितरत में न तो डरना होता है और न ही डरना। जब तक तुम अपना तजुर्बा नहीं जमा लेते, तुम्हें असली नॉलेज नहीं होती। अब यह हमें 3 बहुत जरूरी कानूनों तक ले जाता है, जो मानसिक स्तर पर सबसे अहम है। याद है हमने कहा था कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मानसिक कानूनों से तय होती है। इन 3 में से पहला कानून है अवचेतन क्रिया का कानून। ये कानून कहता है कि जो भी तुम अपने अवचेतन मन में डालते हो, वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है ताकि उसे तुम्हारी हकीकत में बदल सके, और तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे सारे बोल किए गए शब्दों को भी संभालता है। और जो भी आप करते हैं, वो आपके खुद के सोच विचार के हिसाब से मेल खाता है। यानी आपकी सारी बातें और काम एक ऐसे पैटर्न में रहते हैं जो आपके खुद के बारे में बने नजरिए या पहले से जीती बीती जानकारी से मेल खाता है। साथ ही ये आपकी मुख्य महत्वपूर्ण मंजिलों के साथ भी आपके बोलचाल और काम को मिलाता रहता है, जो आखिर में आपके आत्मक्रम के हिस्से बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रवैया, आपकी ऊर्जा का स्तर, आपका आत्मविश्वास और लोग आपके साथ जिस तरह से तालमेल बैठाते हैं, ये सब उसी नजरिए को दर्शाते हैं। दूसरों के साथ आपकी सोशल स्किल्स, सब कुछ आपके स्वधारणा के मुताबिक होता है। आपका अवचेतन मन बिना सोचे समझे सब कुछ उसके अनुसार बनाए रखता है। तो जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आपकी स्वधारणा पॉजिटिव होती है, तो आपका चलने का अंदाज ही अलग होता है, बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकता है, हिम्मत होती है, आप आउटगोइंग होते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। और जब आप नेगेटिव महसूस करते हैं, तब आपकी स्वधारणा नेगेटिव होती है और आप उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। जो हमें दूसरी कानून की ओर ले जाता है, जो है दूसरा कानून, ध्यान केंद्रित करना। असल में ये 9वां नियम है जिस पर हमने शुरू से बात की है। ध्यान का नियम बहुत ही जरूरी है। सच कहूं तो हर एक नियम अपनी जगह इतना जरूरी है कि ये अकेले ही आपकी तकदीर को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान का नियम बस इतना कहता है कि आप जिस पर लगातार ध्यान देंगे, वही बढ़ेगा।
जो भी आप बार बार सोचेंगे वही आपकी असलियत में बढ़ेगा। ये काफी सीधी बात है। मैं पहले क्रिएटिव सोच पर एक कोर्स भी करता था। और जैसा तुम समझो कि ये तुम्हारी पूरी मानसिक क्षमता है, और जब तुम कोई सोच इसमें डालते हो तो ये सोच अपना एक हिस्सा जगह घेर लेती है, बाकी बची हुई मानसिक क्षमता तुम्हारे दिमाग में दूसरी सारी चीजों के लिए बनी रहती है। लेकिन जब तुम किसी एक सोच को बार बार और गहराई से सोचते हो, यानी जागरूक से लेकर अवचेतन तक, तो धीरे धीरे तुम्हारी ज्यादातर मानसिक क्षमता उसी एक ख्याल में लग जाती है, जब तक कि तुम एक ऐसी सीमा तक न पहुंच जाओ जहां तुम लगातार किसी चीज पर फिक्स्ड हो जाओ। आप उस दौर पर पहुंच जाते हो जहां आपको बस एक ही चीज का ख्याल रहता है, और जैसे जैसे आपका ध्यान बस उसी पर होता है, आप एक ऐसा कंपन उत्पन्न करने लगते हो। आपकी अवचेतन बुद्धि, जो आकर्षण का नियम, कंपन का नियम और विकिरण के नियम का मूल है, वो इसी कंपन क्षेत्र को बनाती है। ये कंपन क्षेत्र आपकी सोच के अनुरूप ऊर्जा भेजता है, और उसी के मुताबिक आपके जीवन में लोग और हालात वापस आते हैं। तो बस आपको अपने आसपास देखना होता है और सवाल करना होता है कि ये क्या है। तुम हमेशा जो सोचते रहते हो उस पर ध्यान देते रहते हो, और ध्यान केंद्रित करने के नियम का मूल सिद्धांत यह है कि तुम वही सोचो जो तुम चाहते हो कि हो, न कि जो डर तुम्हें सताता है। और ये हमें इस सीरीज के तीसरे नियम तक ले जाता है, जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन का नियम। अब प्रतिस्थापन का नियम बहुत सरल है, और मेरी कई ग्रेजुएट्स ने बताया है कि यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम रहा है जो उन्होंने सीखा है। इसका आधार यह है कि सचेत मन सिर्फ एक ही विचार को एक साथ रख सकता है। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो उसे निकाल फेंकना जरूरी है। दिमाग वैक्यूम की तरह खाली नहीं रहता। नेगेटिव सोच को खत्म करना है तो उसे पॉजिटिव सोच से बदलना पड़ेगा। एक सोच की जगह दूसरी सोच ले सकती है। अगर आप ये लगातार करते रहो और हर नेगेटिव, डर, चिंता, खुद को रोकने वाली सोच या नकारात्मक उम्मीद को किसी अच्छी और पॉजिटिव सोच से बदलते रहो, तो जो भी चीज आपको रोक रही है उससे छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी डर को पीछे छोड़ दो, चाहे वो असफलता का हो, गरीबी का, अस्वीकृति का, नुकसान का या कुछ और। अगर तुम उसे एक इच्छा या सोच से बदल दो तो यही असली चाबी है। डर और इच्छा के बीच का फर्क। अगर तुम अपना दिमाग उस चीज पर रखो जो तुम चाहते हो और उस चीज से हटाओ जो तुम नहीं चाहते, तो जब तुम अपनी इच्छा पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा डर कम होता जाता है और धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तुम जो चाहते हो उसके बारे में सोचने से धीरे धीरे नियम के अनुसार तुम्हारे पास उस चीज के बारे में सोचने का कम समय और कम भावना बचती है जिसे तुम नहीं चाहते। लोग सफल क्यों होते हैं? बस यही कारण है। बाइबल में भी लिखा है, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनके पास जो कुछ भी है वह छीन लिया जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब। क्यों? क्योंकि अमीर हमेशा दौलत और समृद्धि के बारे में सोचते हैं, और गरीब क्या सोचते हैं? गरीब हमेशा कमी, नुकसान और सीमाओं के बारे में सोचते हैं, जोखिम, खतरा, डर, असफलता। इसलिए अगर आप अपनी क्षमता को खोलना चाहते हैं, सीधे सितारों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बदलाव के नियम का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपना जो तुम्हें चाहिए उस पर ध्यान लगाओ। लगातार अपने मन में उस चीज के नतीजों को सोचो जो तुम पाना चाहते हो। अपनी सोच समस्या पर मत टिकाओ, बल्कि समाधान पर केंद्रित रहो। लक्ष्य पर ध्यान रखो, नियमों पर नहीं। तुम्हारे अवचेतन दिमाग की ताकत तुम्हारे शब्दों, कामों, भावनाओं और हर चीज को इसकी तरफ ढालना शुरू कर देगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी में वो लोग और हालात आएंगे जो तुम्हारे मकसद से मेल खाते हैं। अब सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो वो बहुत ही सरल है। सफलता की शुरुआत होती है जब तुम जानबूझकर कदम उठाते हो। अपने होशियार दिमाग की सामग्री पर योजनाबद्ध नियंत्रण जरूरी है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, सब कुछ नियंत्रण के नियम पर वापस आता है। इस जानबूझकर और व्यवस्थित नियंत्रण को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार कहते रहना, मुझे खुद से प्यार है या मुझे खुद पसंद है। जब आप ये उक्ति बार बार दोहराते हैं तो यह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं। जितना ज्यादा तुम नीचता, नकारात्मकता, डर, असफलता, अस्वीकृति जैसी सोचों को अपने दिमाग से बाहर निकालोगे,
उतना ही ज्यादा तुम अपने अवचेतन दिमाग के सभी पुराने डेटा को फिर से प्रोग्राम कर पाओगे ताकि वो हाई सेल्फ एस्टीम, व्यक्तिगत प्रभावशीलता और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मेल खाए। क्या यही तुम्हारी जिंदगी में सफलता की चाबी नहीं है? अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करो, उसे ऐसे विचारों, शब्दों, तस्वीरों, आइडियाज और भावनाओं से भर दो जो उच्च प्रदर्शन के अनुरूप हों, और अपना ध्यान हमेशा अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखो, न कि अपने डर पर। याद रखो, दुनिया में एक ही चीज है जिस पर तुम्हारा कंट्रोल होता है, वो है तुम्हारा सोचना। जो एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारे जागरूक विचार। अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएगा। संगीत, ताली बजना। ब्रायन ट्रेसी। संगीत। प्रस्तुत करते हैं सेशन 5, अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना। हमने पहली सीरीज में बताया था कि पीक परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है सेल्फ एस्टीम से। मतलब तुम खुद को कितना पसंद करते हो, खुद से कितना प्यार करते हो और खुद को एक कीमती और महत्वपूर्ण इंसान के तौर पर कितना स्वीकारते हो। पीक परफॉर्मेंस के दूसरे हिस्से में मेरा मानना है कि दो मुख्य बातें होती हैं, खुद की जिम्मेदारी और आत्मसम्मान। दोनों साथ साथ मजबूत होते हैं। खुद की जिम्मेदारी का मतलब है कि आप अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं, आपके फैसले और आपके कर्म ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जो कुछ भी आप हैं या जो भी बनेंगे, वो केवल आप ही पर निर्भर है। हाँ, आप किसी उच्च शक्ति में विश्वास कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं, और कह सकते हैं कि वो उच्च शक्ति जिम्मेदार है, लेकिन अंत में जिम्मेदारी आपकी ही होती है।